नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 9, संगठनात्मक मनोविज्ञान। दोस्तों, इस चैप्टर का यह अंतिम वीडियो है जिसमें हम दो मुद्दों की बात करेंगे। पहला, प्रशिक्षण एवं कार्य मूल्यांकन तथा दूसरा, सेल्फ और विज्ञापन। इन दो मुद्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय छात्रों, किसी भी संगठन में कर्मचारी की पसंदगी के लिए उचित वस्तुलक्षी वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति होती है। यही नहीं, संगठन द्वारा कर्मचारी की आवश्यकता पूर्ण की जाती है तो उसकी कार्यक्षमता पर सकारात्मक असर भी होता है। किंतु संगठन में काम करने वाले सारे कर्मचारी हमेशा सफल नहीं होते। तब कई बार ऐसे कर्मचारी को प्रशिक्षण द्वारा विशिष्ट शिक्षा दी जाती है और उन्हें कार्य के लिए तैयार किया जाता है। कभी कभी कार्य करने की आदत में सुधार के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए और उनकी आदत में सुधार के लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है। तो आइए अब समझते हैं प्रशिक्षण का अर्थ। प्रशिक्षण यानी क्या? प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे कार्य के अनुरूप व्यक्ति की शक्ति का विकास होता है। असरकारक प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है, कर्मचारी के आवागमन में कमी आती है और कर्मचारी में कार्य संतोष बढ़ता है। ये परिभाषा मिल्टन ब्लूम ने दी है, जो कहना चाहते हैं कि प्रशिक्षण से जिस कार्य के लिए व्यक्ति की पसंदगी की होती है उस कार्य को करने की व्यक्ति की शक्ति का विकास होता है। यही नहीं, उसकी कार्य करने की शक्ति में, उत्पादन में वृद्धि होती है और कर्मचारियों का आना जाना रुक जाता है, क्योंकि कर्मचारियों में कार्य संतोष बढ़ता है और इसीलिए वे वहां टिके रहते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से केवल आर्थिक लाभ ही नहीं होता, बल्कि कार्य करने का निश्चित तरीका भी आता है। कार्य करने का सही तरीका सीख लेने से कच्चे माल की बर्बादी नहीं होती। यही नहीं, साधनों का सही उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है और दुर्घटना में भी कमी आती है, क्योंकि व्यक्ति प्रशिक्षित हो जाता है तो उसे कार्य करने का सही तरीका पता हो जाता है और इससे ये सारे लाभ होते हैं। टिफिन और मैककॉर्मिक ने प्रशिक्षण के 3 उद्देश्य बताए हैं: कर्मचारियों की शक्ति का विकास करना, सूचना देना और कर्मचारी की अभिरुचि एवं मनोभाव में परिवर्तन लाना। यानी कि प्रशिक्षण से कर्मचारी की शक्ति विकसित होती है और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सूचनाएं भी दी जा सकती है। यही नहीं, कर्मचारियों की अभिरुचि और मनोभाव बदले भी जा सकते हैं। गिसेली और ब्राउन के मुताबिक संगठन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता और कर्मचारी की प्रशिक्षण की आवश्यकता, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। यानी कि प्रशिक्षण की व्यवस्था करने से पहले संगठन को कितनी आवश्यकता है और कर्मचारियों को कितनी आवश्यकता है उसको देख लेना चाहिए और दोनों चीजों को ध्यान में रखकर ही प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। सामान्य रूप से प्रशिक्षण में बहुत सारी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रवचन, चर्चा सभा, सम्मेलन, भूमिका निभाना, चलचित्र, निर्देशन, विभिन्न खेल, मुलाकात, मार्गदर्शन, ऐसी बहुत सारी पद्धतियों द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान आधुनिक और स्पर्धात्मक युग में किसी भी कार्य के परिणाम का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। उसी तरह प्रशिक्षण का असर या मापन भी आवश्यक है। आज के युग में
अब अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या होगा, यह पहले से जान लेते हैं। और उसी प्रकार प्रशिक्षण का भी असर कितना होगा, कैसा होगा, यह जान लेना आवश्यक है। प्रशिक्षण का कार्य पर जो असर होता है, उसके मापन के द्वारा कार्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। सारे संगठन कर्मचारियों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करते हैं। समय समय पर प्रत्येक कर्मचारी की कार्यशैली, कार्यक्षमता और उसके कार्य संतोष का मूल्यांकन करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देना चाहिए, जिससे उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो ये हुई प्रशिक्षण और कार्य मूल्यांकन की बात। अब हम बात करते हैं सेल्स और विज्ञापन की। दोस्तों, किसी भी उद्योग गृह का मूल उद्देश्य उत्पादन की बिक्री को बढ़ाकर मुनाफा प्राप्त करना होता है। कोई भी उद्योग गृह यही चाहता है कि उसका सामान ज्यादा बिके और उसे ज्यादा मुनाफा मिले, और इसीलिए हर संगठन गृह अपने सामान की बिक्री बढ़ाना चाहता है। किंतु बिक्री बढ़ाना कोई सरल बात नहीं है, क्योंकि सेल्स एक कला है। किसी भी चीज को बेचना यह एक कला है। इस पर मनोवैज्ञानिकों को ध्यान देना जरूरी है। प्राचीन दृष्टिकोण के मुताबिक बिक्री के विभिन्न तरीकों से उपभोक्ता को इच्छनीय दिशा में ढाला जा सकता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण यह कहता है कि विक्रेता को उपभोक्ता की जरूरत, इच्छाएं एवं पसंदगी को पहचानना चाहिए और उसकी संतुष्टि के लिए प्रयत्न करने चाहिए। यानी कि प्राचीन दृष्टिकोण के मुताबिक उपभोक्ता को अपनी इच्छित दिशा की ओर हम मोड़े, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण यह कहता है कि उपभोक्ता की जो भी जरूरत या इच्छाएं हो, जो पसंदगी हो, हम उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। पैटरसन और राइट बताते हैं कि बिक्री कुशलता एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें विक्रेता उपभोक्ता की आवश्यकता एवं मांग तय करता है और बढ़ाता भी है। यानी उपभोक्ता की आवश्यकता और मांग तय ही नहीं करना, उसे बढ़ाना भी, यही बिक्री कुशलता है। सीगल और लेन वस्तुओं के विक्रेताओं को विभिन्न कक्षाओं में देखते हैं, जैसे कि थोकबंद बिक्री करने वाले विक्रेता, छोटी बिक्री करने वाले विक्रेता और उत्पादन के प्रतिनिधि के रूप में उपभोक्ता तक चीजों को पहुंचाने वाले। इस प्रकार विभिन्न कक्षाओं के द्वारा विक्रेता अपनी वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाता है। तो अच्छा विक्रेता कौन है, कैसा होना चाहिए, उसके लक्षण क्या है, आइए समझते हैं अच्छे विक्रेता के लक्षण। अच्छे विक्रेता के लक्षण इस प्रकार है: व्यक्तित्व, कठोर परिश्रम, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण, ईमानदारी, वस्तु ज्ञान और भाषा ज्ञान, विनोद वृत्ति, व्यवहार कुशलता और मृदुभाषी। जिस विक्रेता में ऐसे लक्षण होते हैं वह अच्छा विक्रेता कहलाता है। पहला है व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, सिर्फ बाह्य दिखावा ही नहीं, आंतरिक रूप से ही भी वह अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कठोर परिश्रम। अगर व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है तो उसे फल मिलता ही है। तीसरा है आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण। अगर व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है और अपने आप पर नियंत्रण भी रखता है तो वह जरूर सफल होता है। यही नहीं, विक्रेता में ईमानदारी भी होनी चाहिए। ईमानदार विक्रेता के पास ग्राहक दौड़ के आता है। साथ साथ विक्रेता को वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए और भाषा ज्ञान भी होना चाहिए। अच्छे भाषा ज्ञान से वह वस्तु के बारे में अच्छी तरह से समझा सकता है। साथ साथ विक्रेता में विनोद वृत्ति भी होनी चाहिए और वह व्यवहार कुशल होना चाहिए। साथ ही उसकी भाषा मृदु होनी चाहिए। इस प्रकार अच्छे विक्रेता में ये 8 लक्षण होना आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी उत्पादक का हेतु
बिक्री बढ़ाना होता है और उसके माध्यम से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करना होता है और उसके लिए नए नए उपभोक्ता बनाना और उसके द्वारा ज्यादा मुनाफा प्राप्त करना, उसके लिए एक और महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार है, जो है विज्ञापन। विज्ञापन के द्वारा लोगों को अपनी चीज के प्रति आकृष्ट किया जा सकता है और इस प्रकार अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाई जा सकती है और मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं विज्ञापन की। सामान्य मनुष्य के हिसाब से बात करें तो विज्ञापन यानी प्रचार। किसी भी चीज, वस्तु या साधन को बेचने के लिए प्रचार करना, उसे ही कहते हैं विज्ञापन। औद्योगिक मनोविज्ञान की दृष्टि में विज्ञापन यानी उत्पादन की गई चीजों या दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग अन्य उत्पादित वस्तु या सेवाओं की तुलना में ज्यादा हो, उस तरह से आम जनता को सूचना दी जाती है। अर्थात विज्ञापन के द्वारा विक्रेता यह बताना चाहता है कि उसके द्वारा जिस चीज का उत्पादन किया गया है या जो सेवाएं दी जा रही है वह अन्य उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की तुलना में बेहतर है और अच्छी है और इस प्रकार से वह लोगों को अपनी सेवा या अपनी वस्तु के प्रति आकृष्ट करता है। यही नहीं, विज्ञापन के द्वारा आवश्यकता और अभिरुचि भी उत्पन्न की जाती है और अभिरुचि में परिवर्तन भी लाया जाता है। हम टेलीविजन पर ऐसे बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं जो व्यक्ति की अभिरुचि को भी बदलते हैं और उसे उस वस्तु की ओर आकृष्ट करते हैं। किसी भी विज्ञापन की असरकारकता के लिए प्रमुख 4 घटक निर्णायक होते हैं। एक तो क्या कहना चाहिए, दूसरा कैसे कहना चाहिए, तीसरा कब और किसके द्वारा कहना चाहिए और चौथा कैसा और कौन सा विज्ञापन असरकारक है। इन चारों बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो विज्ञापन और असरकारक बनाया जा सकता है, क्योंकि हम क्या कहना चाहते हैं वह स्पष्ट होना चाहिए। यही नहीं, वह कैसे कहना चाहिए वह भी स्पष्ट होना चाहिए और कौन से वक्त पर वह कहा जाए और किसके द्वारा वह कहा जाए यह भी आवश्यक होता है। और इसीलिए तो ज्यादातर विज्ञापनों में जो लोकप्रिय लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनके कहने से लोगों पर विश्वसनीयता बढ़ती है, ज्यादा असर होता है। यही नहीं, कैसा और कौन सा विज्ञापन असरकारक होगा यह भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ साथ किसी भी विज्ञापन को असरकारक बनाने में विज्ञापन के माध्यम के महत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। किस माध्यम से हम विज्ञापन दे रहे हैं वह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी साधन विज्ञापन का फैलाव करते हैं वे विज्ञापन का माध्यम कहलाते हैं, जैसे कि वर्तमान पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, मोबाइल, कंप्यूटर, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसे बहुत से माध्यम है आधुनिक युग में जिसके माध्यम से विज्ञापन प्रचलित होते हैं, फैलते हैं। और इसीलिए विज्ञापन की असरकारकता के लिए माध्यम का उचित होना भी आवश्यक है और यही नहीं, उसके साथ साथ माध्यम के साथ उचित समय की पसंदगी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार विज्ञापन के माध्यम से भी लोगों को अपनी उत्पादित वस्तु की ओर आकृष्ट किया जा सकता है और उनकी अभिरुचि को बदला जा सकता है। ये हुई सेल्स और विज्ञापन की बात। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 2 मुद्दों पर बात की, प्रशिक्षण एवं कार्य विश्लेषण तथा सेल्स और विज्ञापन। मैं आशा करता हूं कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।